माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 11। आग्नेय उसे घूरते हुए बोला, अब क्या ये बैग लेकर यही खड़े रहने का इरादा है? चीफ गार्ड आग्नेय को बैग पकड़ाते हुए बोला, मुझे इतनी रात को बस यही एक ही मिला। आग्नेय ने वो बैग लिया और डोर बंद कर दिया। बाथरूम से एक बार फिर धनुषी के गुस्से भरी आवाज आई, देखो राक्षस, अब अगर एक सेकंड के अंदर मुझे सैनिटरी नैपकिन नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें राक्षस से इंसान बना दूंगी। इस वक्त आग्नेय सच में डरा हुआ था। वह भागते हुए बाथरूम के डोर पर गया और बोला, ये लो। धनुषी ने हाथ बाथरूम से बाहर निकाला। आग्नेय ने उसे बैग दे दिया और बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद धनुषी बाहर आई। इस वक्त उसका चेहरा एकदम शांत था। वो बेड पर आकर चुपचाप सो गई। आग्नेय उसे देख मुंह बनाते हुए बोला, मेरी नींद उड़ाने के बाद खुद आराम से सो रही हैं। धनुषी ने आंखें खोलकर उसे देखा और बोली, अब क्या वही खड़े रहने का इरादा है? इधर आकर चुपचाप सो जाओ। आग्नेय ने अपनी हालत पर सिर हिलाया और धनुषी के बगल में आकर सो गया। सुबह आग्नेय तैयार हो रहा था और धनुषी उसे घूर रही थी। आग्नेय मुड़ा और बोला, तुम्हें कुछ चाहिए? धनुषी ने ना में सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। आग्नेय तैयार हुआ। उसने धनुषी के फोरहेड पर किस किया और बोला, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर बाथरूम में चली गई। आग्नेय ने एक मेड के हाथों रूम में ही ब्रेकफास्ट भिजवा दिया। धनुषी नहाकर बाहर आई। उसने ब्रेकफास्ट किया और लेटकर फोन चलाने लगी। आग्नेय हर एक घंटे में उसे कॉल करके उसका हाल पूछ रहा था और उसके मूड स्विंग का शिकार भी बन रहा था। आग्नेय फोन पर इस वक्त धनुषी की डांट सुन रहा था। धनुषी ने अपनी बात खत्म होते ही फोन काट दिया। आग्नेय ने फोन नीचे रख दिया। मैनेजर अंदर आया और बोला, सर, शाह कंपनी की तरफ से पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया है। पार्टी आज ही है और आप उसके स्पेशल गेस्ट। आग्नेय अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, आज पार्टी किस खुशी में है? जहां तक मैं जानता हूं ना तो अभी तक उसने कोई डील साइन की है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। मैनेजर सिर झुकाकर बोला, सर, ये तो पार्टी में जाने पर ही पता चलेगा ना। आग्नेय ने मैनेजर को जाने का इशारा किया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा है। मैनेजर वहां से चला गया। कुछ देर बाद आग्नेय का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कैलाश जी बोले, आज सुनैना ने पार्टी रखी है और उसमें हम सब जा रहे हैं और हाँ, ये मेरा ऑर्डर है। कैलाश जी ने अपनी बात खत्म कर फोन रख दिया। वहीं आग्नेय कुर्सी से टिक कर बैठ गया। कैलाश जी सुनैना से बोले, वो आ रहा है और उसे आना ही होगा। सुनैना मुस्कुराने लगी। इशिका अंदर आए। सुनैना उससे बोली, ऐ इधर आ। इशिका सुनैना के पास आई और एक स्माइल के साथ बोली, हाँ भाभी बोलिए। सुनैना ने आग्नेय के रूम की तरफ देखा और इशिका से बोली, उस धनुषी को इतने थप्पड़ मारकर आ कि उसका चेहरा सूज जाए। इशिका ने कैलाश जी की तरफ देखा। कैलाश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। इशिका आग्नेय के रूम की तरफ जाने लगी। इशिका डोर ओपन करने को हुई लेकिन वो अंदर से बंद था। इशिका डोर बजाने लगी लेकिन धनुषी के कान में ईयरफोन होने की वजह से उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। 10 मिनट बाद इशिका नीचे आए और अपना सिर झुकाए बोली, वो डोर नहीं खोल रही। सुनैना ने इशिका को थप्पड़ मार दिया और बोली, तुमसे एक काम नहीं होता, तुम लोग किसी काम के नहीं। रक्षित अंदर आया। उसने सुनैना को इशिका को थप्पड़ मारते देख लिया था। एक पल के लिए तो सुनैना डर गई थी लेकिन अगले ही पल उसका डर हवा हो गया, क्योंकि रक्षित ये सब देखकर भी अनदेखा कर दिया और ऊपर चला गया। इशिका सुनैना और कैलाश जी के सामने किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। सुनैना गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली, जा अब यहां से। इशिका वहां से चली गई लेकिन आग्नेय के रूम की तरफ देखते ही उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे अभी अगर धनुषी उसके सामने होती तो मार देती। इशिका रूम में गई और पार्टी के लिए तैयार होने लगी। शाम को जब आग्नेय घर आया तो उसके हाथ में एक बैग था। सभी लोग हॉल में खड़े थे। आग्नेय ने कैलाश जी की तरफ देखा और बोला, मामा जी आप सब लोग जाइए, मैं आ जाऊंगा। आग्नेय वहां से सीधा रूम में चला गया। कैलाश जी उसे तब तक देखते रहे जब तक वो रूम में नहीं चला गया। उसके बाद सभी लोग वहां से वेन्यू के लिए निकल गए। आग्नेय रूम में गया और वो बैग धनुषी को देते हुए बोला, ये लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। धनुषी का पहले तो मुंह बन गया लेकिन फिर अगले ही पल वो खुश हो गई। धनुषी ड्रेस लेकर तैयार होने चली गई। आग्नेय ने ड्रेस चेंज की और बाहर आ गया। आग्नेय ने धनुषी को देखा जो लिपस्टिक लगा रही थी। आग्नेय उसे देखते हुए बोला, ये सेट्स तुम पर सूट नहीं कर रहा है, हटाओ इसे। धनुषी टिश्यू पेपर उठाते हुए बोली, ओके आई विल रिमूव इट। आग्नेय धनुषी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मे आई। धनुषी आग्नेय की तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाते हुए बोली, शो। आग्नेय ने धनुषी की कमर में हाथ डाला और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, आई डिडंट नीड एनी टिश्यू टू रिमूव इट, स्वीट हार्ट। आग्नेय ने उसके होंठों पर होंठ रखे और उसे किस करने लगा। धनुषी आग्नेय के इस एक्शन से हैरान रह गई लेकिन अगले ही पल वह उस किस में खो गई।
जब वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो आग्नेय धनुषी के होठों की लिपस्टिक खा चुका था। धनुषी ने उसे आंखें छोटी कर देखा और बोली, तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए। आग्नेय धीरे से बोला, मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए मौके की जरूरत नहीं। धनुषी ने आग्नेय को खुद से दूर किया और अपनी ड्रेस चेंज करने चली गई। जब धनुषी ड्रेस चेंज करके बाहर आए तो आग्नेय उसे हंग्रीली देखने लगा क्योंकि उसकी स्किन विजिबल हो रही थी। धनुषी ने ब्लैक कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आग्नेय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, वी नीड टू टॉक। धनुषी अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, बात करने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। आग्नेय ने धनुषी को वॉल से सटाया और बोला, बात मुझे करनी है तो मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे बात करनी है। आग्नेय धनुषी को किस करने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। आग्नेय धनुषी को बेड पर लेकर गया और उसके सीने पर किस और बाइट करने लगा। धनुषी डरी हुई नजरों से आग्नेय को देखने लगी। धनुषी को अचानक खुश हो गई क्योंकि उसे याद आया कि वो अपने पीरियड्स टाइम में है। धनुषी आग्नेय से बोली, तुम भूल रहे हो मुझे इस वक्त पीरियड्स हो रखे हैं, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। आग्नेय के होठों पर एक स्मार्क आ गया। वह धनुषी के कान में हुस्की आवाज में बोला, A warrior not afraid of getting blood on his sword, sweetheart। धनुषी अब और ज्यादा डर गई। उसे लगा था कि ये सुनकर आग्नेय रुक जाएगा, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आग्नेय लगातार उसे किस और बाइट कर रहा था। कुछ देर बाद वह उससे अलग हुआ। आग्नेय अपनी लिमिट अच्छी तरह जानता था। वह क्लोजेट रूम से दूसरा गाउन लेकर आया और धनुषी को दे दिया। धनुषी ने आग्नेय को खुन्नस से घूरा और चेंज करने चली गई। कुछ देर में वो दोनों भी वेन्यू के लिए निकल गए। पार्टी एक होटल में थी। वो दोनों जैसे ही अंदर गए सबकी नजर उन दोनों पर जम गई। वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वहीं सुनैना जल भूनकर राख हो गई। धनुषी सुनैना की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्यों रह रही है। आग्नेय धनुषी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है। धनुषी ने सुनैना की तरफ देखा और बोली, आई एम नॉट जेलस, आई जस्ट डोंट लाइक द बिच। आग्नेय मुस्कराते हुए बोला, नथिंग इम्पॉर्टेंट, इस पर ध्यान मत दो, अगर ध्यान देना ही है तो मुझ पर दो। धनुषी एक जबरदस्ती स्माइल के साथ बोली, तुम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हो। तुम क्या चाहते हो, मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूं। आग्नेय अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ मैं यही चाहता हूं, आखिर मैं हूं ही इतना हैंडसम। धनुषी उसे इग्नोर कर एक काउच पर जाकर बैठ गई। उसके पीछे पीछे आग्नेय भी चला गया। कैलाश जी दोनों को देखते हुए बोले, इस लड़की का जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि जब भी ये लड़की आग्नेय के आसपास होती है यह इसके अलावा किसी की नहीं सुनता। पता नहीं ये ऐसा कौन सा जादू डालती है। सुनैना बोली, अब हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आ गया है, हमें बस आग्नेय पर ध्यान देना है। कैलाश जी ने आगे कुछ नहीं कहा। सुनैना ने माइक लिया और बोली, आप लोग मेरी इस पार्टी में आए इसके लिए थैंक्स। मुझे पता है आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने ये पार्टी अपने भाई के होश में आने की खुशी में रखी है। तो वेलकम कीजिए प्रणव शाह का, जो अब बिजनेस इंडस्ट्री में कदम रखने वाला है। डोर ओपन हुआ और वहां से एक 3 पीस सूट पहने प्रणव नजर आया। उसके चेहरे पर एक शैतानियत साफ नजर आ रही थी। उसकी नजर सबसे पहले धनुषी पर पड़ी। धनुषी की नजरें जैसे ही प्रणव की नजरों से जा मिली, जिससे धनुषी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वहीं अगले ही पल आग्नेय और प्रणव की नजरें आपस में टकराई। प्रणव आग्नेय को नफरत से देखने लगा, वहीं आग्नेय को प्रणव से एक दुश्मनी फील हो रही थी। आग्नेय ने धनुषी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, तुम इस आदमी से दूर रहोगी। धनुषी प्रणव को देखते हुए बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये दिन रात मेरे सर पर नाचने वाला है। आग्नेय ने उसके गाल पर किस किया और बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। धनुषी ने उसे इग्नोर कर दिया। प्रणव सबके बीच आया और सुनैना से माइक लेकर बोला, हेलो एवरीवन, आखिर कोमा के बाद मुझे होश आ ही गया, तो अब फिर से मुलाकात होगी एक नए तरीके से, और अब मैं बिजनेस की दुनिया में पैर रखने जा रहा हूं तो पुराने लोगों से अपना हिसाब अच्छे से पूरा करूंगा। बोलते वक्त उसकी नजरें आग्नेय और धनुषी पर थी जो अपने में खोए हुए थे। प्रणव ने माइक सुनैना को दिया और दोनों के पास जाने लगा। सुनैना बोली, अब आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। प्रणव आग्नेय के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर आयन, आपको इतने महीनों बाद देखकर अच्छा लगा। आग्नेय ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे हाथ मिलाया और बोला, मुझे आप याद नहीं। प्रणव एक अजीब सी स्माइल लिए बोला, कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। प्रणव ने धनुषी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, हेलो धनुषी, कैसी हो तुम। आग्नेय ने धनुषी के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, जिससे वो बस प्रणव के हाथ को ही देखे जा रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बिना हाथ मिलाए ही कहा, हेलो मिस्टर शाह। प्रणव को बड़ा इंसल्ट फील हुआ। उसने अपना हाथ पीछे ले लिया और बोला, आप दोनों पार्टी एंजॉय कीजिए।
प्रणव दोनों को घूरते हुए कैलाश जी की तरफ चला गया। रक्षित, आनंद, इशिका और शिवी आग्नेय और धनुषी के पास आकर बैठ गए। वो चारों धनुषी को गुस्से से घूर रहे थे। आग्नेय चारों को देखते हुए बोला, तुम चारों को हो क्या गया है, तुम मेरी बेबी गर्ल को ऐसे क्यों देख रहे हो? रक्षित बोला, आग्नेय तुझे सुनैना से शादी कर लेनी चाहिए, हम सब उसे अपनी भाभी मान चुके हैं। आनंद बोला, आग्नेय सही कह रहा है, तुझे मामाजी की बात मान लेनी चाहिए, सुनैना बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। धनुषी की आंखें नम हो गई थी। इशिका धनुषी को नफरत से देखते हुए बोली, हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। शिवी बोली, हाँ भाई, आपको सुनैना से शादी तो करनी ही होगी, हम आपकी शादी करवाकर ही रहेंगे। धनुषी ने अपने आंसू पोंछे और रक्षित से बोली, भाई आप तो मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आप अपनी बहन की खुशियां किसी और को दे देंगे? धनुषी ने आनंद और इशिका की तरफ देखते हुए कहा, और तुम दोनों तो मुझे अपनी दोस्त मानते हो ना, कोई ऐसा करता है क्या दोस्त के साथ? धनुषी ने शिवी की तरफ देखा और बोली, शिवी तुमने तो मुझे भाभी कहा था ना, क्या तुम हर दूसरे दिन नई भाभी बनाती हो? रक्षित मुंह बनाते हुए बोला, बहन कैसी बहन? मेरी कोई बहन वहन नहीं है और तुम तो बिल्कुल नहीं हो। वो तो मैं आग्नेय की खुशी के लिए तुमसे शादी होने दी, वरना तुम जैसी लड़की को तो मैं आग्नेय के आसपास भी ना भटकने दूं। आनंद और इशिका बोले, हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि तुम जैसी लड़की को दोस्त बनाए, तुम्हें दोस्त बनाने से अच्छा है कभी कोई दोस्त ही ना बनाए, और वैसे भी तुम हमारी दोस्ती के लायक नहीं। शिवी बोली, नहीं, मैं हर किसी को भाभी नहीं बनाती, मैंने तुम्हें भाभी बोला क्योंकि मुझे लगा कि तुम भाई के लिए ठीक हो, लेकिन मैं गलत थी, मुझे तुमसे अच्छी भाभी मिल गई है, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके मेरे भाई की लाइफ से चली जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। धनुषी की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे चारों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था, उसने चारों को दिल से अपना माना था और अब चारों की कड़वी बातें धनुषी से सहन नहीं हो रही थी। धनुषी वहां से उठी और रोते हुए बाहर चली गई। धनुषी को बाहर जाता देख प्रणव भी उसके पीछे निकल गया। आग्नेय चारों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम चारों को हो क्या गया है? मैंने मामाजी से भी कह दिया और तुमसे भी कह रहा हूं, मेरी शादी हो चुकी है, तो अब दूसरी शादी के सपने देखना छोड़ दो, समझे? और अगर धनुषी को दोबारा हट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को अपने जहन में डाल लो। आग्नेय चारों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम चारों को हो क्या गया है? मैंने मामाजी से भी कह दिया और तुमसे भी कह रहा हूं, मेरी शादी हो चुकी है, तो अब दूसरी शादी के सपने देखना छोड़ दो, समझे? और अगर धनुषी को दोबारा हट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को अपने जहन में डाल लो। आग्नेय धनुषी के पीछे चला गया। धनुषी सड़क पर चल रही थी, प्रणव उसके पीछे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। धनुषी ने पीछे मुड़कर देखा, वो प्रणव को देखकर हैरान रह गई। धनुषी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर शाह आप यहाँ? आपको तो पार्टी में होना चाहिए। प्रणव बोला, मैंने आपको इस तरह आते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, आप मुझे बता सकती है अगर आप कुछ कहना चाहती है तो। धनुषी आंखें छोटी करते हुए बोली, आप भूल रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं और अगर मेरे पति ने तुम्हें यहां देख लिया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहां से चले जाओ। प्रणव धनुषी के चारों तरफ घूमते हुए बोला, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। सभी लड़के एक जैसे होते हैं और मेरी बहन खुद तुम्हारे घर नहीं आई, उसे बुलवाया गया है, वो क्या है ना बीवी, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक आदमी फिर भी बाहर तो अपनी नजरें डालेगा ही। धनुषी प्रणव को देखते हुए गुस्से से बोली, मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी बहन की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं। आग्नेय वहां आया, उसने प्रणव को वहां देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। प्रणव ने आग्नेय को देखा और फिर धनुषी को देखते हुए बोला, मेरी बात याद रखना। प्रणव वहां से चला गया। आग्नेय धनुषी के पास आया और बोला, ये क्या बोल रहा था? धनुषी आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बकवास कर रहा था। आग्नेय धनुषी को कार में बैठाते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। धनुषी कार में बैठ गई, वो दोनों वहां से चले गए। अंदर कैलाश जी रक्षित, आनंद, इशिका और शिवी को देखते हुए सुनैना से बोले, मुझे पता है अब आग्नेय का क्या करना है, अब उसे खुद समझ नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जिस लड़की को वो इतना प्रोटेक्ट कश्यप रहा है ना, अब उसे वो खुद हट करेगा, वो भी इतना कि उसके दिल में सिर्फ नफरत होगी, उसके बाद वो खुद उसे छोड़कर चली जाएगी और हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें आग्नेय के बच्चे को जन्म देना है। सुनैना मुंह बनाते हुए बोली, बच्चे को जन्म देना जरूरी है क्या? कैलाश जी बात छुपाते हुए बोले, हाँ, क्योंकि अगर तुमने आग्नेय के बच्चे को जन्म दे दिया तो वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। आग्नेय धनुषी को लेकर घर पहुंच गया, वो दोनों रूम में चले गए। धनुषी सीधा क्लोजेट रूम में चली गई ड्रेस चेंज करने। आग्नेय भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जब वो क्लोजेट रूम में गया तो धनुषी रो रही थी।
आग्नेय उसकी तरफ जाते हुए बोला, हे आर यू ओके? धनुषी आग्नेय की तरफ से मुंह फेरते हुए बोली, आई एम ओके, डोंट इरिटेट मी। आग्नेय धनुषी के पास गया, उसने उसे हग किया और फोरहेड पर किस किया। धनुषी उसकी बाहों में रोने लगी। आग्नेय अच्छे से जानता था कि कैसे उसके मूड स्विंग को हैंडल करना है। कुछ ही देर में धनुषी का रोना बंद हो गया। आग्नेय बोला, तुम कपड़े चेंज करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आग्नेय खाना लेने चला गया। जब वह वापस आया तो धनुषी खुद को शीशे में देखकर कहीं खोई हुई थी और अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आग्नेय धनुषी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों को देखते हुए बोला, प्रिटी ब्राउन आइज इन अ माइंड फुल ऑफ थॉट्स। आग्नेय की आवाज से धनुषी होश में आई और वो उसे शीशे में देखते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? आग्नेय धनुषी के गले पर होंठ रखते हुए बोला, हाँ यही कि तुम कहाँ खोई हुई हो। धनुषी पलटी और बोली, कहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना खाएं। आग्नेय धनुषी को लेकर काउच पर गया, वो दोनों खाना खाने लगे। आग्नेय धनुषी को अजीब तरह से देख रहा था। धनुषी आग्नेय की तरफ पलटी और बोली, यू आर सच अ बैड इन्फ्लुएंस। आग्नेय धनुषी के कान में धीरे से बोला, ओनली द बैड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बेबी गर्ल। धनुषी के गाल लाल हो गए। वो खड़ी हुई और बेड पर जाकर सोते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। आग्नेय उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। अगली सुबह आग्नेय और धनुषी नीचे आए तो दोनों हैरान थे क्योंकि आज डाइनिंग टेबल पर प्रणव भी बैठा हुआ था। आग्नेय की आंखों में उसे देखते ही गुस्सा आ गया। कैलाश जी बोले, आग्नेय में भी यही रहेगा। आग्नेय ने धनुषी का हाथ पकड़ा और चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आग्नेय ने खुद की और धनुषी की प्लेट में खाना परोसा और उसे खिलाने लगा। प्रणव की मुट्ठी कस गई। वो बोला, चाहे जो हो जाए धनुषी को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। ब्रेकफास्ट होते ही आग्नेय ऑफिस और धनुषी रूम में चली गई। धीरे धीरे बाकी सब भी चले गए। कैलाश जी सुनैना और प्रणव से बोले, तुम दोनों अपना काम शुरू कर दो। सुनैना बाहर चली गई और प्रणव धनुषी और आग्नेय के रूम की तरफ चला गया। धनुषी अंदर बैठी फोन चला रही थी। प्रणव ने गेट पर नोक किया। धनुषी ने सिर उठाकर देखा और खड़े होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणव अंदर आते हुए बोला, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करने आया था, बात करके चला जाऊंगा, इसमें तुम्हारा ही भला है। धनुषी उसे देखने लगी। प्रणव बोला, क्या तुम आग्नेय से प्यार करती हो? धनुषी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे मतलब। प्रणव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने खुद को शांत किया और बोला, क्या तुमने उसे कभी अपनी फीलिंग बताई? धनुषी ने ना में सिर हिला दिया। प्रणव जल्दी से बोला, तो जल्दी से बता दो जाकर, ताकि उसका ध्यान सिर्फ तुम पर रहे और सुनैना से हट जाए। आज मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पर देखा था, वह उसे ही देख रहा था। धनुषी किसी गहरी सोच में घूम हो गई। प्रणव के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वह अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला, आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम सोच लो, मैंने तो तुम्हें बता दिया, और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। प्रणव वहां से चला गया। धनुषी कुछ देर तक यूं ही बैठी रही। वो खुद से बोली, ये बोल तो सही रहा है, मैंने उस राक्षस को बताया ही नहीं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे मेरे राक्षस पर भरोसा है कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करके रहूंगी। धनुषी ने आग्नेय को कॉल लगाया। उधर आग्नेय एक मीटिंग में था। उसने जब धनुषी का नाम देखा तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फोन उठाया। वहीं मीटिंग में बैठे सभी लोग हैरानी से आग्नेय को देख रहे थे। एक तो आग्नेय ने मीटिंग के बीच में पहली बार किसी का फोन उठाया और ऊपर से उसके होठों पर स्माइल। क्या वो सब दिन में सपना देख रहे थे? आग्नेय खड़ा हुआ और बालकनी में जाकर बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुमने आज खुद मुझे कॉल किया? धनुषी बोली, तुम कहाँ? मुझे क्या लेना, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, इसलिए मुझे वहीं मिलना। आग्नेय ने ओके कहकर फोन रख दिया और मीटिंग में आकर बैठ गया। धनुषी क्लोजेट रूम में गई। वो सारे कपड़ों को देखते हुए बोली, क्या पहनूं मैं? बोलते हुए उसकी नजर एक साड़ी पर गई जो पिच कलर की थी। धनुषी ने वो साड़ी निकाली और खुश होते हुए बोली, हाँ यही पहनूंगी। धनुषी तैयार होने लगी। वह तैयार होकर खुद को शीशे में निहारने लगी और खुद की नजर उतारते हुए बोली, हाय किसी की नजर ना लगे जाए मुझे। धनुषी ने पिच कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें स्काई और येलो कलर भी थे। वह साड़ी लाइट में चमक रही थी। स्ट्रीप स्लीव ब्लाउज, कानों में झुमके, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में पिच और येलो कलर की चूड़ियां। धनुषी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने अपना फोन और बैग उठाया और वहां निकल गई। प्रणव जो नीचे खड़ा था, उसने जब धनुषी को देखा तो देखता ही रह गया। धनुषी प्रणव को बिना देखे वहां से चली गई। आग्नेय की मीटिंग 3 घंटे बाद खत्म हुई। वह सीधा अपने केबिन में चला गया। आग्नेय मैनेजर से बोला, मेरी स्वीटहार्ट आने वाली है, इसलिए उसे बिना किसी परेशानी के मेरे पास भेज देना। मैनेजर जी सर बोलकर वहां से चला गया।
धनुषी को रास्ते में एक फ्लावर शॉप दिखी। उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और उतरकर शॉप के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो 99 रोजेज का फ्लावर बुके लेकर आई और वो फिर से कंपनी की तरफ बढ़ गई। आग्नेय जब केबिन में आया तो वहां सुनैना पहले से बैठी थी। वह खड़ी हुई और आग्नेय के पास जाते हुए बोली, ओहो आग्नेय, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं और तुम अब आ रहे हो। आग्नेय सुनैना को अपने केबिन में देख गुस्से से बोला, तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो, निकलो यहां से इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं। सुनैना आग्नेय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम मुझे देखते ही इतना भड़क क्यों जाते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तक। आग्नेय उसका हाथ खुद से दूर करते हुए बोला, रियली तुमने कुछ नहीं किया। पहले मेरे मामाजी का सहारा लेकर मेरे घर में आ गई और फिर मुझे ड्रग देकर मेरा फायदा उठाना चाहा। इतना सब करके भी मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया। शुक्र मनाओ कि तुम मामाजी की वजह से बची हुई हो, वरना मैं तुम्हें पहले दिन ही मौत के घाट उतार देता। आग्नेय की आवाज बहुत डरावनी थी, जिससे एक पल के तो सुनैना भी डर गई। उसने खुद को संभाला और बोली, अब तुम्हारे मामाजी खुद मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं। आग्नेय ने अपनी आंखें बंद की और बोला, निकलो यहां से इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। धनुषी नीचे आ चुकी थी। मैनेजर बाहर उसका ही वेट कर रहा था। एक पल के लिए तो मैनेजर की आंखें भी उस पर थम सी गई। वो जल्दी से होश में आया और बोला, मैम चलिए, सर आपका वेट कर रहे हैं अपने केबिन में। धनुषी ने सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। वहीं रास्ते में आते सभी लड़के खड़े होकर बस उसे ही देख रहे थे। धनुषी के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैनेजर धनुषी को लेकर टॉप फ्लोर पर आया। धनुषी बोली, अब आप जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। मैनेजर वहां से चला गया। आग्नेय सुनैना का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, निकलो यहां से। सुनैना ने उसके पैर में पैर डाल दिया, जिससे आग्नेय लड़खड़ा कर सुनैना के ऊपर गिर गया। वो दोनों सोफे पर गिरे हुए थे। सुनैना के हाथ आग्नेय की गर्दन में थे और आग्नेय सुनैना के ऊपर। धनुषी ने डोर ओपन किया। उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसकी स्माइल एक पल में गायब हो गई। उसके हाथ से बुके छुटकर नीचे गिर गया। धनुषी को लग रहा था कि आग्नेय और सुनैना एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसने अपने कदम पीछे लिए और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। आग्नेय सुनैना के ऊपर से उठा और बोला, ये क्या हरकत है। सुनैना ने अपना बैग उठाया और बोली, गलती से हो गया, सॉरी। सुनैना स्माइल करते हुए वहां से चली गई, क्योंकि उसने धनुषी को देख लिया था। वो जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका था। आग्नेय टाइम देखते हुए बोला, अभी तक बेबी गर्ल आई क्यों नहीं। बोलते हुए उसकी नजर नीचे गिरे फ्लावर बुके पर गई। आग्नेय ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और उस हाथ को बालों में फेरते हुए बोला, सिट। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, मुझे जल्द से जल्द उसे सब कुछ बताना होगा। आग्नेय वहां से निकल गया। धनुषी कार में बैठी रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेंशन पहुंचते ही वह उतरी और भागते हुए अंदर चली गई। उसके पीछे प्रणव चला गया। धनुषी जाकर सीधा बेड पर गिर गई और रोने लगी। प्रणव अंदर आते हुए एक स्माइल के साथ बोला, क्या हुआ धनुषी, तुम रो क्यों रही हो। प्रणव की आवाज सुनकर वो खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछकर पलटी। प्रणव ने अपनी स्माइल छुपा ली और फिक्र अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, कहीं मैंने जो कल कहा था वो सच तो नहीं निकल गया। कहीं तुमने आग्नेय और सुनैना को एक दूसरे के, मेरा मतलब कोई गलत सिचुएशन में तो नहीं देखा ना। धनुषी की आंखों से एक बार फिर आंसू बह गए। धनुषी खड़ी हुई और बोली, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। प्रणव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो बोला, वो तो तुमसे झूठ ही कहेगा ना, वो जरूर कोई ना कोई बहाना बना देगा, जैसे कि वो उसके ऊपर गिर गया था। धनुषी धीरे धीरे प्रणव की बातों में आने लगी थी, जिसका असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आग्नेय की कार बाहर आकर रुकी। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन कैलाश जी ने आग्नेय को बीच में रोकते हुए कहा, आग्नेय एक बार इधर आना। आग्नेय ने अपने रूम की तरफ देखा और फिर कैलाश जी की तरफ चला गया। कैलाश जी के हाथ में एक जूस का गिलास था। वह आग्नेय की तरफ वह जूस का गिलास बढ़ाते हुए बोले, मैंने ये जूस अपने हाथों से बनाया है, एक बार पीकर बताओ ना कि कैसी बना है। आग्नेय ने जल्दी से वो गिलास लिया और जूस पीने लगा। आग्नेय को जूस पीता देख कैलाश जी के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। आग्नेय एक सांस में जूस पी गया और बोला, जूस बहुत अच्छा है। आग्नेय ने गिलास रखा और ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसका सिर बीच बीच में चकरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, जैसे उसके अंदर का जानवर जाग गया। 2 मिनट के अंदर ही उसका पूरा बर्ताव बदल गया। आग्नेय के चेहरे पर दुनिया जन्हा का गुस्सा था। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, वह गुस्से से पागल हो गया। आग्नेय ने गिलास रखा और ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसका सिर बीच बीच में चकरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, जैसे उसके अंदर का जानवर जाग गया।
2 मिनट के अंदर ही उसका पूरा बर्ताव बदल गया। आग्नेय के चेहरे पर दुनिया जन्हा का गुस्सा था। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा वह गुस्से से पागल हो गया। इस वक्त धनुषी बेड पर थी और उसके ऊपर प्रणव उसके होंठ धनुषी के गर्दन पर थे। जब आग्नेय आने वाला हुआ तो प्रणव धनुषी के ऊपर गिर गया। धनुषी अभी तक शोक में थी। आग्नेय आगे आया, उसने प्रणव को धनुषी के ऊपर से उठाया और उसे बुरी तरह मारने लगा। 2 पंच में ही प्रणव का फेस सूज चुका था। धनुषी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे। आग्नेय का गुस्सा देखकर उसे उससे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके दोनों के बीच में चली गई। आग्नेय प्रणव को एक और पंच मारने ही वाला था, लेकिन धनुषी बीच में आ गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय का हाथ धनुषी के बिल्कुल पास आकर रुका। धनुषी बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आग्नेय ने धनुषी को गर्दन से पकड़ा और खुद के चेहरे के करीब लाकर दांत पिसते हुए बोला, मैं पागल हो गया हूँ। वेरी गुड, इसके आते ही मैं तुम्हें पागल लगने लगा। प्रणव बीच में बोला, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो हमारा थोड़ा सा पैर फिसल गया था। आग्नेय प्रणव और धनुषी की तरफ देखते हुए बोला, ओह वो तो मैंने देखा कि कितना और कैसे पैर फिसल गया था। धनुषी बोली, तुम गलत समझ रहे हो, ये बस एक एक्सीडेंट था। आग्नेय प्रणव को फिर से मारने लगा और बोला, लेकिन मुझे ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। धनुषी फिर से दोनों के बीच आ गई, जिससे आग्नेय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। प्रणव होठों पर स्माइल लिए वहां से चला गया। उसने नीचे आते हुए होठों से बहते खून को अपने अंगूठे से पोंछा और बोला, मेरा काम तो हो गया। नीचे कैलाश जी और सुनैना खड़े हुए थे, जो ऊपर होते तमाशे को मजे से देख रहे थे। आग्नेय धनुषी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा, क्योंकि वह प्रणव को मारते हुए बाहर तक आ गया था। आग्नेय ने धनुषी की बाजू कसकर पकड़ रखी थी, जिससे धनुषी को दर्द हो रहा था। धनुषी अपने हाथ छुड़वाते हुए बोली, आग्नेय छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आग्नेय धनुषी की तरफ देखते हुए बोला, ओह तो अब तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने से दर्द भी होने लगा। आग्नेय ने धनुषी को रूम में ले जाकर आगे की तरफ धकेल दिया, जिससे वो बेड पर जा गिरी। आग्नेय ने रूम का डोर बंद कर दिया। वो धनुषी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात काटनी है। धनुषी खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, गलती तुम करो और यहाँ गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो ताकि तुम्हारी गलती छुप जाए। आग्नेय गुस्से से अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, मैंने क्या कर दिया? धनुषी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें और सुनैना को एक साथ देखा, वो भी एक दूसरे को किस करते हुए। अगर तुम्हें ये सब ही करना था तो मुझसे क्यों शादी की? आग्नेय ने धनुषी के बाल पकड़कर खुद के करीब किया और बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मेरे प्यार पर? धनुषी आग्नेय की आंखों में देखते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, यू वॉन्ट मी टू लस्ट, यू कांट लव टू मी आग्नी, यू कांट। आग्नेय ने धनुषी के चेहरे को कसकर पकड़ा और बोला, खबरदार, जो ये लफ्ज तुमने कभी अपने मुंह से निकाला भी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे साथ खाली रूम में क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सिवाय उस एक दिन के जिस दिन मुझे ड्रग दिया गया था। धनुषी आग्नेय की आंखों में देखते हुए ही बोली, क्यों सच्चाई कड़वी लगी? तभी तो तुम उस सुनैना के साथ थे। मुझे पता है वो दिन दूर नहीं जब तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। आग्नेय ने धनुषी को छोड़ा और एक सनकी की तरह उसे देखते हुए बोला, तो तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर की फिक्र करते हुए उस प्रणव के साथ। आग्नेय इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही धनुषी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मेरे बारे में ऐसे घटिया शब्द अपनी जुबान से निकालने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि धनुषी कमजोर नहीं। आग्नेय और धनुषी गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त दोनों की आंखें लाल थीं। धनुषी खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे दिखावे की केयर को प्यार समझ बैठी और तुमसे प्यार कर बैठी, लेकिन लगता है मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, इसलिए तो मुझे पहले ही सब सच पता चल गया। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया, जो एक जानवर का है। आग्नेय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे उसकी हाथ की और माथे की नसें दिखने लगी। धनुषी को आग्नेय से डर लगने लगा। उसके सामने वो नजारा आ गया जब आग्नेय ने 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था। धनुषी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। आग्नेय खुद को शांत करते हुए लगातार मन में बोल रहा था, क्लैम शी इज फ्लावर, क्लैम शी इज फ्लावर, क्लैम शी इज फ्लावर, क्लैम शी इज फ्लावर। आग्नेय ने पास रखा सामान नीचे फेंक दिया और बोला, अगर आज के बाद तुम मुझे उसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धनुषी बोली, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। धनुषी ने आग्नेय की आंखों में देखा और बोली, अब बस बहुत हुआ, ये रिश्ता एक बोझ है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, सही यही है कि हम अलग हो जाएं। आग्नेय ने धनुषी की तरफ देखा, जिससे वो घबराकर बेड पर गिर गई। आग्नेय ने एक पैर बेड पर रखा और धनुषी की तरफ झुकते हुए बोला, रिपीट योर वर्ड्स।
आग्नेय की आंखों में इस वक्त इस कदर जुनून था कि धनुषी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आग्नेय उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, अगर दोबारा ऐसा कभी सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आग्नेय को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अगर वो यहाँ एक पल और रुका तो शायद कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए वो वहां से स्टडी में चला गया। नीचे खड़ा कैलाश बोला, शुरुआत हो चुकी है, अब मजा आएगा खेल में। धनुषी आग्नेय के जाते ही रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। अगली सुबह जब आग्नेय की आंखें खुली तो उसे उसका सिर भारी फील होने लगा। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? आग्नेय को धीरे धीरे कल की सारी बातें याद आने लगी। आग्नेय ने अपना सिर उठाया और बोला, ये मैंने क्या कर दिया? आग्नेय खड़ा हुआ और रूम की तरफ दौड़ उठा। धनुषी सो रही थी। आग्नेय ने उसे देखकर अपनी चाल धीमी कर दी। आग्नेय ने धनुषी को अच्छे से सुलाया और उसे कंबल उठाने लगा। तभी धनुषी की आंख खुल गई। उसकी नजर सीधे आग्नेय की नजरों से जा मिली। धनुषी को आग्नेय की हर बात याद आने लगी जो उसने रात में कहा था। धनुषी ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से उठकर जाने लगी। आग्नेय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बेबी डॉल, वो रात को। धनुषी ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आई हेट यू। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ मोड़ा और अपनी फिगर से उसकी चीन ऊपर कर बोला, से इट अगेन। धनुषी ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, आग्नेय ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। आग्नेय की टंग धनुषी के मुंह में घूम रही थी। आग्नेय धनुषी को सॉफ्ट और पेशनेट किस कर रहा था। धनुषी उसे लगातार खुद से दूर कर रही थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। आग्नेय धनुषी से अलग हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, आई लव यू स्वीट हार्ट। मुझे नहीं पता रात को मुझे क्या हुआ था। धनुषी आंखों में आंसू लिए बोली, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे लेकिन तुमने किया। तुम झूठे हो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। आग्नेय ने धनुषी को कसकर पकड़ लिया जैसे वो अभी चली जाएगी। आग्नेय बोला, मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन आई एम सॉरी। मुझे पता है ये मेरी गलती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आग्नेय ने धनुषी को कसकर गले लगा लिया। धनुषी को आग्नेय की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। आग्नेय बोला, मैं तय यहाँ तुम्हारे पीछे आया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुमने जो देखा वो सच नहीं है। उस लड़की ने जानबूझकर मुझे खुद के ऊपर गिरा लिया था। धनुषी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कल बहुत हर्ट हुआ था। धनुषी बोली, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आग्नेय धनुषी से अलग हुआ और बोला, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। कैलाश जी, सुनैना और प्रणव लिविंग रूम में बैठे दोनों का अलग अलग आने का वेट कर रहे थे, लेकिन दोनों को साथ आते देख वह तीनों हैरान रह गए। आग्नेय और धनुषी के चेहरे पर स्माइल थी। वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। कैलाश जी बोले, एक बार से कुछ नहीं होने वाला, हमें कोशिश करते रहनी होगी, तब जाकर ये आग्नेय हमारे बस में आएगा। प्रणव धनुषी को देखते हुए बोला, और धनुषी मेरे बस में? आग्नेय धनुषी को लेकर सीधा बाहर की तरफ निकल गया। सुनैना बोली, मेरा मन कर रहा कि मैं इस लड़की को जान से मार डालूं। कैलाश जी और प्रणव ने उसकी तरफ देखा। सुनैना बोली, कभी ना कभी तो मारूंगी ही। आग्नेय धनुषी को अपने पर्सनल विला लेकर गया और उसे कमरे में ले जाकर बोला, अपना ध्यान रखना और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। धनुषी ने सिर हिला दिया। आग्नेय ने उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, अब मैं चलता हूं। आग्नेय वहां से चला गया। वहीं कैलाश जी का दूसरा प्लान शुरू हो चुका था। आग्नेय अपने केबिन में बैठा था। वो फाइल लेने के लिए थोड़ा सा आगे झुका, तभी आग्नेय के पास से एक गोली गुजरी। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और पीछे मुड़ा। आग्नेय ने सामने वाली बिल्डिंग पर निशाना लगा दिया। उसने सिक्योरिटी को फोन किया और सामने वाली बिल्डिंग पर जाने को कहा। वहां एक आदमी की लाश मिली जो मर चुका था। उसके पास फोन नहीं था, इसलिए पता लगा पाना मुश्किल था कि इसे भेजा किसने। आग्नेय अपने गार्ड से बोला, मुझे जल्द से जल्द जानना है कि इसे भेजा किसने। गार्ड सिर झुकाकर वहां से चला गया। ये खबर जब कैलाश जी तक पहुंची तो वह भी हैरान रह गए, क्योंकि वो अभी आग्नेय को नहीं मार सकते थे, तो उस आदमी को किसने भेजा। रक्षित और आनंद खबर मिलते ही आग्नेय के पास आए। रक्षित उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तो ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? आनंद बोला, कौन था वो आदमी? किसान भेजा था, बस एक बार बता दे, कसम से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आग्नेय दोनों से अलग हुआ और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। इसके बाद उस इंसान को तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। सुनैना प्रणव के पास गई और बोली, क्या तुमने आग्नेय पर अटैक करवाया? प्रणव बोला, काश ये सच होता कि उस पर अटैक मैंने करवाया होता। सुनैना बोली, तो फिर ये सब किसने करवाया? रूस में कमल अपने घर में बैठा हंस रहा था। वह हंसते हुए बोला, अब बस उसकी मौत की खबर मिलनी बाकी है, उसके बाद डैड मुझसे बहुत खुश होंगे और मैं उनके साथ रहूंगा।
कमल ने हंसना बंद किया और नफरत से बोला, उस आग्नेय की वजह से मैं हमेशा डैड से दूर रहा और डैड हमेशा मेरा मुकाबला उस आग्नेय से करवाते रहते हैं। आग्नेय ऐसा है, आग्नेय वैसा है, आग्नेय ने ये किया, आग्नेय ने वो किया। मैं पक चुका हूं उसका नाम सुनकर, अब वो मर जाएगा। कमल एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने एक गिलास में अल्कोहल डाली और पीने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां का घमंड था। उसने एक गार्ड से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए एक नहीं 2 लड़कियां लेकर आओ। वो गार्ड वहां से चला गया। 10 मिनट बाद उसके सामने 2 लड़कियां खड़ी थी। कमल उनके साथ रूम में चला गया। इंडिया में आग्नेय एक मीटिंग में बैठा था। इस वक्त वो बहुत सीरियस था। उसके सामने बैठे लोग डर से कांप रहे थे। आग्नेय उन सब पर चिल्लाते हुए बोला, 2 दिन हो गए तुम लोग एक प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं बना सकते, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मेरी कंपनी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, सो यू आर ऑल। आग्नेय इससे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ। सब हैरानी से सामने खड़े इंसान को देखने लगे। सामने धनुषी खड़ी थी। उसको जैसे ही पता चला कि आग्नेय पर हमला हुआ है, वो सीधी यहां आ गई। सभी एम्प्लॉय को धनुषी पर तरस आ रहा था, क्योंकि एक तो आग्नेय पहले से गुस्से में था, ऊपर से धनुषी का मीटिंग रूम में आना। आग्नेय को बिल्कुल नहीं था कि कोई उसे मीटिंग के बीचों बीच डिस्टर्ब करे। मैनेजर धनुषी के आने से खुश था, क्योंकि आज उसकी भी नौकरी जाने वाली थी। उसने आग्नेय की आंखों में धनुषी के लिए प्यार देखा था। वो बस भगवान से दुआ कर रहा था कि धनुषी उन सबको बचा ले। आग्नेय की आंखें धनुषी पर जमी हुई थी। वह तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। धनुषी ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। धनुषी की आंखों में आग्नेय के लिए फिक्र थी। धनुषी आग्नेय के पास भागते हुए आई और उसके गले लग गई। वहां बैठे सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि अब तो उन्हें पक्का लग रहा था कि धनुषी तो गई। वहीं लड़कियां जलन भरी नजरों से धनुषी को देख रही थी, क्योंकि आग्नेय सबका क्रश था और वो उसे देख तक नहीं सकती हैं। और वहां बैठे सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि अब तो उन्हें पक्का लग रहा था कि धनुषी तो गई। वहीं लड़कियां जलन भरी नजरों से धनुषी को देख रही थी, क्योंकि आग्नेय सबका क्रश था और वो उसे देख तक नहीं सकती हैं और धनुषी उसके गले लगी हुई थी। लड़कियां धीरे धीरे आपस में कुछ ना कुछ कमेंट पास किए जा रही थीं। ये लड़की यहाँ क्या हमारे बॉस को सिड्यूस करने आई है? क्या इसे पता नहीं है कि बॉस को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लड़की उनके आसपास भी भटके? इस लड़की को क्या लगता है ये खूबसूरत है, तो क्या बॉस इसे गले लगा लेंगे? ये लड़की तो अब मरने वाली है। लेकिन अगले ही पल उन सबका मुंह बंद हो गया जब आग्नेय ने धनुषी को हक किया। सबकी आंखें बाहर आने को तैयार थीं। धनुषी आग्नेय से दूर हुई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो? बोलते हुए धनुषी की आंखों से आंसू बह गए। आग्नेय खड़ा हुआ और उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, मैं ठीक हूं और पहले रोना बंद करो। यू नो ना आई हेट टीयर्स। धनुषी उसके सीने से लग गई और बोली, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? पूरे रास्ते मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आग्नेय ने सबको देखा जो उन्हें ही देख रहे थे, जैसे कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। आग्नेय सबसे कठोर आवाज में बोला, गेट आउट। आग्नेय की आवाज से सब लोग होश में आए और वहां से ऐसे भागे जैसे सबने कोई भूत देख लिया हो। आग्नेय ने धनुषी के आंसू पोंछे और बोला, बस एक छोटा सा अटैक था और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम बिना बात के टेंशन ले रही हो। आग्नेय ने उसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और बोला, लुकिंग सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। धनुषी आग्नेय का कॉम्प्लीमेंट सुनकर शर्मा गई। आग्नेय ने आगे बढ़कर उसके होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। आग्नेय उससे अलग हुआ और उसे अपने केबिन में ले गया। धनुषी आग्नेय का केबिन ध्यान से देखने लगी। वो बहुत सुंदर था, वहां की हर एक चीज एक्सपेंसिव थी। आग्नेय उसे ही देख रहा था। उसने उसे जाकर पीछे से हक कर लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हें केबिन कैसा लगा? धनुषी आंखें बंद कर आग्नेय को महसूस करते हुए बोली, बहुत अच्छा। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ मोड़ा और उसे दीवार से सटाकर किस करने लगा। धनुषी के हाथ आग्नेय के बालों में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कंपनी के अंदर ये खबर किसी आग की तरह फैल रही थी कि आग्नेय ने किसी लड़की को गले लगाया और उससे प्यार से बात की। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर वहां आया और बोला, तुम सबको अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप काम करो, वरना इस बार मैम भी तुम लोगों को बचा नहीं पाएंगी। आग्नेय धनुषी से अलग हुआ और उसके बाल सही करते हुए बोला, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आग्नेय धनुषी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धनुषी आग्नेय के सामने आई और अपने पंजों पर खड़े होकर उसके होठों पर होंठ रख दिए। आग्नेय बोला, तुम अच्छे से जानती हो अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा।
धनुषी ने उसकी बात को अनसुना कर उसकी टाई पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और उसे किस करने लगी। आग्नेय अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने बिना किस ब्रेक किए सीक्रेट रूम में चला गया। उसने उसे बेड पर सुलाया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आग्नेय ने अपना सिर उठाया और बोला, क्या तुम तैयार हो? धनुषी ने सिर हिला दिया। आग्नेय ने एक रिमोट उठाया, उसका बटन दबा दिया जिससे पूरा केबिन लॉक हो गया। आग्नेय ने अपना कोट निकाला और टाई निकालते हुए धनुषी को देखने लगा। वो उसके ऊपर आया और साड़ी के ऊपर से ही उसे किस करने लगा। धनुषी अपनी आंखें बंद किए हुए उसके हर एहसास को महसूस कर रही थी। आग्नेय ने उसकी साड़ी निकालकर फेंक दी। धनुषी को शर्म आ रही थी, इसलिए वो पलट गई। इस वक्त धनुषी की पीठ आग्नेय के सामने थी। आग्नेय ने उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए जिससे धनुषी का रोम रोम सिहर उठा। धनुषी ने बेड को कसकर पकड़ लिया। आग्नेय धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ पर किस करने लगा। आखिर में उसने उसके ब्लाउज का हुक खोल दिया जिससे अब उसके सामने धनुषी की खुली पीठ थी। आग्नेय ने धनुषी को पलटा और उसकी गर्दन और सीने पर किस करने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों के बाकी के कपड़े नीचे गिरे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आज सही मायने में दोनों एक हुए थे। आज दोनों के तन ही नहीं मन भी मिले थे। रूस में कमल के पास कॉल आया। वो दोनों लड़कियों के बीच बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। उसने फोन उठाया और बोला, वो मर गया ना। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, वो जिंदा है और अब वो आपको ढूंढ रहा है। उसके लोग बस आप तक पहुंचने ही वाले हैं और अगर उसके लोगों को आपकी खबर लग गई तो वो सीधे आपके पास आएगा और उसके बाद क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। ये बात सुनकर कमल बुरी तरह डर गया। भले ही वो कभी आग्नेय से मिला नहीं था लेकिन उसे आग्नेय का बहुत डर लगता था। कमल ने जल्दी से फोन काट दिया और बोला, अब मैं क्या करूं? अगर वो यहां आ गया तो मुझे मार डालेगा। कमल डर से कांपने लगा था। उसके दिमाग में अचानक कैलाश जी का ख्याल आया। उसने फोन उठाया और कैलाश जी को कॉल लगा दिया। कैलाश जी जो सुनैना और प्रणव के साथ बैठकर आगे का प्लान बना रहे थे, उन्होंने जैसे ही अपने बेटे का फोन आते देखा तो वो साइड में जाकर बात करने लगे। कैलाश जी ने जैसे ही फोन उठाया दूसरी से कमल डरी हुई आवाज में बोला, डैड डैड मुझे बचा लीजिए, आग्नेय मुझे मार डालेगा, मैं मरना नहीं चाहता डैड। कैलाश जी को एक पल के लिए लगा कि आग्नेय की याददाश्त वापस आ गई और उसे कमल के बारे में पता चल गया, इसलिए वह उससे बदला लेने के लिए कमल के पास पहुंच गया। कैलाश जल्दी से बोला, तुम कहाँ हो और ये क्या बोल रहे हो? क्या आग्नेय की याददाश्त वापस आ गई? कमल बोला, डैड मैंने आज उस आग्नेय पर हमला करवाया था लेकिन वो बच गया। अब हमला करवाने वाले यानी मुझे ढूंढ रहा है, मुझे बचा लीजिए डैड, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। कैलाश जी को अपने बेटे की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। कैलाश जी दांत पिसते हुए बोले, गधे की औलाद, पता नहीं उस औरत ने क्या खाकर तुझे पैदा किया है। क्या तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं या तेरा दिमाग घुटनों में है? कुछ सीखो आग्नेय से, वो तुमसे छोटा है फिर भी देखो वो कितना आगे की सोचता है। कमल को पता था यही होने वाला है। कैलाश हर गलती पर उसे ऐसे ही सुनाते थे लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर आपको मुझे बचाना है तो बचाओ वरना रहने दो, और वैसे भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने वही किया जो आप करना चाहते हैं, बस एक बार वो मर जाए उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कैलाश जी शांति से बोले, कमल मैंने तुम्हारा नाम कमल रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फूल हो, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से काम लो। हम साथ रहेंगे लेकिन उससे पहले हमें आग्नेय का सब कुछ छीनना है और हमें वो हीरा भी तो ढूंढना है। कमल गुस्से से बोला, आप इतने सालों से यही बात बताए ल रहे हैं, अभी तक एक हीरा नहीं ढूंढ पाए तो आप इतने सालों से कर क्या रहे हैं? कमल ने फोन रख दिया। वहीं कैलाश जी गुस्से से फोन को देखने लगे। कैलाश जी वापस दोनों के पास आकर बैठ गए। प्रणव बोला, किसका फोन था? आप बहुत परेशान और गुस्से में लग रहे थे। कैलाश जी बोले, कंपनी से मेरे असिस्टेंट का फोन था, वो कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई तो उसी के लिए फोन किया था, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सुनैना और प्रणव को विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रणव बोला, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हाल में अब धनुषी चाहिए, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कैलाश जी कुछ सोचने लगे। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। वह बोले, तो तुम्हें रोका किसने है? तुम्हें जो करना है करो, तुम अपना काम करना और मैं अपना, जिससे हम दोनों का काम हो जाएगा। सुनैना बोली, और अगर प्लान फेल हो गया और इस बारे में आग्नेय को पता चल गया तो तुम दोनों को तो पता ही है वो धनुषी के लिए कुछ भी करेगा। कैलाश जी सुनैना की तरफ देखते हुए बोले, तुम उस दिन को भूल गई, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, वो धनुषी के लिए, धनुषी के साथ कुछ भी करेगा, कुछ ऐसा जिससे ना तो वो खुद को माफ कर पाएगा और ना ही धनुषी उसे कभी माफ करेगी। आग्नेय अपनी बाहों में धनुषी को लिए लेटा हुआ था। वह धनुषी के थके हुए चेहरे को निहार रहा था।
उसने टाइम देखा तो रात के 10 बजे हुए थे। वो दोनों अभी तक कंपनी में ही थे। आग्नेय खड़ा हुआ, उसने कबर्ड से अपनी शर्ट निकाली और धनुषी को पहना दी। उसने खुद भी कपड़े पहने और धनुषी को गोद में उठाकर बाहर आ गया। वह धनुषी को कार में लेकर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। वो दोनों मेंशन के लिए निकल गए। मेंशन पहुंचते ही आग्नेय धनुषी को लेकर उतरा और अंदर अपने रूम में जाकर धनुषी को बेड पर सुला दिया। आग्नेय वहां से जाने लगा। धनुषी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आग्नेय ने पलटकर देखा तो धनुषी अपनी नींद भरी आंखें जबरदस्ती खोलकर उसे देख रही थी। आग्नेय उसके पास बैठते हुए बोला, तुम उठ क्यों गई? तुम्हें आराम करना चाहिए। धनुषी बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? आग्नेय उसके बालों को सहलाते हुए बोला, यही स्टडी रूम में हूँ। धनुषी बोली, नहीं, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। आग्नेय धनुषी के पास लेट गया। धनुषी उसके सीने से लगकर सो गई। वहीं आग्नेय वहीं लेटा हुआ किसी गहरी सोच में गुम हो गया। अगली सुबह धनुषी तैयार हो रही थी। वो पहनने के लिए सूट निकालने लगी। आग्नेय ने उसे पीछे से बाहों में भरा और बोला, आज से तुम सिर्फ साड़ी पहनना क्योंकि तुम उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। आग्नेय ने एक ब्लू कलर की साड़ी उठाई और धनुषी को पकड़ा दिया। धनुषी कुछ देर बाद वह साड़ी पहनकर बाहर आए। आग्नेय उसे देखता ही रह गया। उसने धनुषी के होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वह उससे अलग हुआ और बोला, मैंने कहा था ना, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। धनुषी शर्मा गई। आग्नेय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कैलाश जी आग्नेय से बोले, आग्नेय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम कब फ्री हो? आग्नेय ने टाइम देखा और बोला, 4 बजे बाद में फ्री हूं। कैलाश जी बोले, ठीक है, तो 4 बजे तुम घर आ जाना। आग्नेय ओके बोलकर वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे रक्षित और आनंद भी निकल गए। धनुषी रूम में चली गई। कैलाश जी प्रणव से बोले, अब तुम्हें जो करना है आराम से कर सकते हो। आग्नेय, रक्षित और आनंद एक साथ बैठे किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। तभी आग्नेय का एक गार्ड अंदर आया। आग्नेय उसे देखते ही बोला, कुछ पता चला? गार्ड बोला, हाँ, आप पर हमला कराने वाले का नाम कमल है, जो रूस में रहता है। उसी ने आपको जान से मारने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी समझ नहीं आई। हमने अभी तक की सारी खबर निकाली। आप दोनों आज तक कभी भी कहीं नहीं मिले, तो फिर अचानक दुश्मनी। आग्नेय ने उसे जाने का इशारा किया। गार्ड चला गया। रक्षित बोला, रूस में ऐसा कौन है जो तुझे मारना चाहता है? ये कौन सा नया दुश्मन है? आनंद बोला, जो भी है हमें इसके बारे में पता लगना होगा। इसने तुम पर हमला किया है, वो तो तुम बच गए, वरना। आग्नेय बोला, मैं अभी रूस के लिए निकलूंगा। मुझे जानना है कि उस इंसान ने मुझे क्यों मारना चाहा और उसके बाद उसका खेल भी तो खत्म करना है। जैसा मैंने कहा था, वो तो नहीं बचने वाला, उसे तो सजा मिलकर रहेंगी। अचानक रक्षित और आनंद अजीब बिहेव करने लगे। उनके देखने का तरीका भी बदल गया। रक्षित खड़ा हुआ और थोड़ा अग्रेसिव होकर बोला, नहीं, तू रूस नहीं जाएगा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। आनंद भी खड़ा हुआ और बोला, हाँ, तू रूस नहीं जाएगा, तू उस इंसान को कुछ नहीं कर सकता। उसे मारने से पहले तुझे हमें मारना होगा। आग्नेय की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो फिक्र से दोनों की तरफ देखने लगा। आग्नेय बोला, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये अचानक क्या हो गया? और अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो, क्योंकि तुम दोनों को पता है कि मुझे मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। रक्षित आगे आया और आग्नेय की कॉलर पकड़ते हुए बोला, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, तो उसे छू भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, तुझसे आज मामाजी कुछ बात करने वाले हैं और हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले तुम उनसे बात करोगे और फिर उनकी परमिशन लेकर ही जाओगे। तुम उनकी परमिशन के बिना सांस भी नहीं ले सकते। तुम क्या कोई नहीं ले सकता? भूल मत, वो हमारे भगवान है। आग्नेय ने रक्षित से अपनी कॉलर छुड़ाई और सीरियस वॉइस में बोला, तुम दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? और कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैं उनसे आज की जगह कल बात कर लूंगा? आनंद आगे आया और बोला, नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि वो तुझसे आज बात करेंगे, मतलब तुम्हें आज ही बात करनी होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। आग्नेय ने दोनों को देखा और कुछ देर की शांति के बाद बोला, ओके, मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए मामाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए भी है, लेकिन ऐसा बिहेव अच्छा नहीं। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कठपुतली हो, वो भी किसी और के हाथ की, जो सिर्फ दूसरों की उंगली पर नाच रहे हैं। आग्नेय ने दोनों को देखा और कुछ देर की शांति के बाद बोला, ओके, मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए मामाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए भी है, लेकिन ऐसा बिहेव अच्छा नहीं। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों कठपुतली हो, वो भी किसी और के हाथ की, जो सिर्फ दूसरों की उंगली पर नाच रहे हैं। रक्षित और आनंद हंसने लगे। रक्षित हंसते हुए बोला, तो कब से ऐसी बात करने लगा? कठपुतली, वो भी किसी के हाथ की? भूल मत, रक्षित नाम है मेरा, अब मैं खुद की रक्षा तो कर ही सकता हूँ। आनंद बोला, और मेरा नाम आनंद है, मतलब जो हमेशा खुश रहे और रखे, तो मुझे कौन कठपुतली बनाएगा? आग्नेय दोनों को घूरते हुए बोला, अब अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो निकलो यहां से, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। आनंद और रक्षित खड़े हुए और बोले,
तुझे क्या लगता है हम यहाँ ऐसे ही आए हैं? हमें भी काम है, अब जा रहे हैं हम, और अब तो बुलाएगा ना तब भी वापस नहीं आएंगे। आग्नेय फाइल उठाते हुए बोला, तुम दोनों को बुलाएगा भी कौन, निकलो यहाँ से। वो दोनों मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। धनुषी अपने रूम में बैठी थी। शिवी और इशिका उसके पास आए। धनुषी ने जैसे ही दोनों को देखा उसके फेस पर उदासी और नाराजगी आ गई। इशिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आई एम सॉरी धनुषी, हमें पता नहीं क्या हो गया था। मुझे पता है हम सबको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सच में हम में से किसी का भी इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। शिवी बोली, हाँ भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। धनुषी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, मैंने तुम दोनों को माफ किया। शिवी और इशिका खुश हो गई। वो एक साथ धनुषी के गले लग गई। धनुषी के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। शिवी खुशी से उछलते हुए बोली, अगर आपने हमें सच में माफ कर दिया तो हमारे साथ शॉपिंग पर चलिए, हम वहां बहुत मस्ती करेंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। धनुषी सोचने लगी क्योंकि उसका आज बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। इशिका ने उदासी से उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब तुमने हमें दिल से माफ नहीं किया इसलिए इतना सोच रही हो? धनुषी, सच में हमने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। धनुषी ने दोनों का चेहरा देखा जिस पर उदासी थी। धनुषी ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और बोली, ठीक है चलो। दोनों खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए धनुषी के गले लग गई। वो तीनों बाहर की तरफ जाने लगी। कैलाश जी तीनों को जाता देख प्रणव से बोले, हमारा दूसरा प्लान शुरू हो चुका है, अब आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं आज करके ही रहूंगा। प्रणव बोला, मुझे धनुषी को हासिल करना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। उस आग्नेय ने मुझसे मेरी धनुषी को छीन लिया। आग्नेय से पहले मैंने उसे देखा था इसलिए वो मेरी हुई। मैं उसके लिए ही मुंबई से मेघालय आया था। फ्लैशबैक, 2 साल पहले धनुषी किसी ट्रिप के चलते मेघालय से मुंबई गई थी। उसके साथ इशिका और कॉलेज के बच्चे भी थे। वो कैंपिंग के लिए गए इसलिए वो जंगल में थे। धनुषी इशिका से बोली, यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे ना, अगर वो हमें आकर खा गए तो हम तो यही मर जाएंगे, और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। मैंने अभी तक देखा ही क्या है अपनी जिंदगी में। इशिका बोली, क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूं ना, अगर कोई जानवर आया तो मैं तुझे उसके सामने डाल दूंगी जिससे मेरी जान बच जाएगी। धनुषी इशिका को बुरी तरह घूरने लगी। कुछ देर बाद दोनों एक साथ हंस पड़ी। एक टीचर सभी बच्चों से बोला, हम कल से कैंपिंग शुरू करेंगे इसलिए आज आराम करो और कोई भी बिना बताए कहीं नहीं जाएगा और अकेले भी नहीं जाएगा। इशिका और धनुषी अपने टेंट में चली गई। दोनों एक ही टेंट में रहने वाली थी। आधी रात को आसपास कुछ आवाजें आने लगी जिससे सभी लोगों की आंख खुल गई। सभी डरे हुए थे। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। सभी बाहर निकलकर देखने लगे। वहां एक लड़का जख्मी हालत में पड़ा कर आ रहा था। एक टीचर आगे आया। उसने उसकी हालत देखी और बोला, इसे जाकर साफ जगह लेटाओ। 4 लड़कों ने मिलकर उसे बाहर बिछी चटाई पर लेटा दिया। वो टीचर धनुषी से बोला, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। धनुषी उस टीचर के टेंट में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। टीचर उस लड़के के जख्मों पर दवाई लगाकर पट्टी करने लगा, लेकिन उस लड़के की नजर सिर्फ धनुषी पर ही थी। टीचर ने उसे एक पेन किलर दी और बोला, अभी तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। सारे बच्चे अपने टेंट में चले गए। 2 लड़के वहीं रुककर उसका ख्याल रखने लगे। अगली सुबह सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए कैंपिंग के लिए। टीचर उसके पास आया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव, उसने जवाब दिया। टीचर ने उसकी हालत देखी और बोला, ये चोट कैसे लगी? प्रणव ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और बोला, मैं ऊपर चढ़ रहा था, मेरा हाथ फिसला और मैं नीचे आ गिरा। प्रणव की नजर बोलते हुए बार बार धनुषी पर जा रही थी, जो इशिका से कुछ बातें करते हुए धीरे धीरे हंस रही थी। फ्लैशबैक एंड, प्रणव डोर की तरफ देखे जा रहा था जहां से अभी अभी धनुषी गई थी। वो मन ही मन बोला, आज से तुम आग्नेय से नफरत करने लगोगी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, उस आग्नेय की तो बिल्कुल नहीं। प्रणव वहां से निकल गया। धनुषी, इशिका और शिवी एक मॉल में खड़ी थी। शिवी बोली, ये मेघालय का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मॉल है, चलो। वो तीनों पूरे मॉल में घूम घूम कर कुछ ना कुछ देख रही थी। धनुषी उन्हें देख रही थी क्योंकि उसका कुछ भी खरीदने का मन नहीं था। धनुषी इशिका और शिवी से बोली, तुम दोनों शॉपिंग करो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। दोनों ने सिर हिला दिया। धनुषी वॉशरूम चली गई। वह जैसे ही बाहर निकली उसके सामने प्रणव खड़ा था। धनुषी प्रणव को वहां देखकर हैरान थी। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। धनुषी को थोड़ा डर लगने लगा था। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, मिस्टर शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। धनुषी प्रणव के साइड से निकलते हुए बोली, प्लीज साइड हटिए, मुझे जाना। इशिका और शिवी मेरा वेट कर रही हैं। प्रणव ने धनुषी को दोनों कंधों से पकड़ा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ धनुषी, अब से नहीं 2 सालों से। मैं उस आग्नेय से पहले तुम्हारी जिंदगी में आया था। इस हक से तुम पर सिर्फ मेरा हक है।
धनुषी ने उसे धक्का देते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, और मैं कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं हूँ जिस पर सब लोग मेरा हक करके लड़े। मैं एक इंसान हूँ और मेरी अपनी फीलिंग है, मेरा अपना डिसीजन है, और मैं आग्नेय से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं पता कौन कब मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं, और अगर होता भी तो मेरा डिसीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। प्रणव धनुषी का जवाब सुनकर जैसे पागल हो गया। उसने धनुषी को गर्दन से पकड़कर दीवार से लगा दिया और बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मेरा हक है, तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धनुषी का दम घुटने लगा था। वो अपना गला छुटाने के लिए लगातार प्रणव के हाथ पर मार रही थी। प्रणव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और धनुषी के मुंह पर रख दिया। कुछ देर झटपटाने के बाद धनुषी बेहोश हो गई। प्रणव धनुषी को लेकर वहां से निकल गया। 4 बजते ही अग्नि मैशन आ गया। वो सीधा रूम में धनुषी के पास चला गया, लेकिन वहां धनुषी नहीं थी। आग्नेय नीचे आया और बोला, धनुषी कहाँ है? कैलाश जी शराब पीते हुए बोले, वो तो इशिका और शिवी के साथ बाहर शॉपिंग के लिए गई है, आ जाएगी कुछ देर में, बच्ची तो है नहीं वो। तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आग्नेय में जानकर हैरान और खुश दोनों था कि इशिका और शिवी ने धनुषी के खिलाफ जो भी अपने मन में भर रखा था वो उसे निकालकर उससे अच्छा बिहेव कर रही है। आग्नेय कैलाश जी के पास आकर बैठ गया और बोला, बोलिए मामा जी, आपको मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए आप सुबह से मेरा वेट कर रहे हैं? कैलाश जी एक और ग्लास उठाया, उसमें आग्नेय की नजरों से छुपाते हुए एक गोली डाल दी और उसमें शराब डालते हुए बोले, हाँ बात तो करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उस बात के बिना मैं अपना आगे का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। कैलाश जी आग्नेय को शराब का गिलास पकड़ा दिया। आग्नेय ने गिलास लिया और उसे एक सांस में पी गया, जिससे कैलाश जी के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल आ गई। शराब पीने के बाद आग्नेय ने गिलास रखा और बोला, ऐसी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कैलाश जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तो बस सब ठीक था, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला, अब से सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। आग्नेय के होठों पर भी स्माइल आ गई। वो बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलते हुए आग्नेय का सिर चकराने लगा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो काउच का सहारा लिए बैठे था, उसे सिर्फ कैलाश जी दिख रहे थे। कैलाश जी उसके सामने खड़े हुए। उन्होंने आग्नेय के आगे चुटकी बजाई और बोले, अब तुम सिर्फ वही सुनोगे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आग्नेय की आंखें बंद थी, उसने सिर हिला दिया। कैलाश जी बोले, आज से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करोगे। मैं तुम्हारा भगवान और तुम मेरे गुलाम, इसलिए कभी भी मुझे नाराज करने की सोचना भी मत। कैलाश जी आग्नेय के ऊपर थोड़ा सा झुके और बोले, तुम धनुषी से नफरत करते हो क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रही हैं। अब तुम उसे इसकी सजा देना चाहते, वो भी मौत से भी बुरी सजा, समझे? आग्नेय सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं आपका गुलाम हूँ और आप मेरे मालिक, आपका ऑर्डर मानना मेरा काम है, और मैं धनुषी से नफरत करता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। मुझे उसे सजा देनी है जो मौत से भी बुरी हो। कैलाश जी लगातार यही प्रोसेस दोहरा रहे थे और साथ में एक अजीब सी आवाज भी निकाल रहे थे जो बहुत अजीब थी। 1 घंटे बाद वह सामने जाकर बैठ गए और इस बार ड्रिंक में 1 पाउंडर मिलाते हुए बोले, तुम अपनी आंखें खोलो। आग्नेय ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उनमें लाल डोरियों का जाल बिछा हुआ था। कैलाश जी ने उसे ड्रिंक दी और बोले, इसे पी लो। आग्नेय उस ड्रिंक को पी गया। आग्नेय ने जैसे ही ड्रिंक खत्म की तभी इशिका और शिवी अंदर आई। वो आपस में बातें करते हुए आ रही थी। आग्नेय उन्हें देखते ही बोला, धनुषी कहाँ है? इशिका और शिवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोली, वो अभी तक घर नहीं आए। सुनैना वहां आते हुए बोली, ये प्रणव कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। उस ड्रिंक को पीते ही आग्नेय की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। उसे बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। इशिका बोली, धनुषी प्रणव के साथ निकली थी और हमें बोला कि वो घर जा रही है, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। कैलाश जी बोले, ये इस घर में हो क्या रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। मेरे भांजे ने उसे इतना प्यार किया और वो इसे धोखा दे रही है। पता नहीं क्या गुल खिला रही होगी उसके साथ। मुझे तो लगता है जो एक रात पहले हुआ वो एक्सीडेंट नहीं सच था, बस उसे नाराज एक्सीडेंट की दे दिया। आग्नेय की नशे गुस्से के कारण फूलने लगी। उसने अपने सामने रखी सारी बोतलें, गिलास और आइस नीचे गिरा दी और चीखते हुए उठा और बोला, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और धनुषी को तो इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। आग्नेय वहां से निकल गया। उसे जाता देख सुनैना और कैलाश जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कैलाश जी ने इशिका और शिवी की तरफ देखा और बोले, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। इशिका और शिवी खुश हो गई और बोली, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं मामा जी। कैलाश जी हंसते हुए बोले, जिस दिन मुझे तुम लोगों की जान चाहिए होगी उस दिन मैं खुद ले लूंगा, फिर चाहे तुम दो या ना दो। सुनैना बोली, कहीं उस पर से आपका असर ना खत्म हो जाए, वरना हमारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा।
कैलाश जी बोले, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सबसे खतरनाक वाला ट्राई किया है। उस पर से उसे वो दोनों गोलियां उसे दे दी जिससे वो चाहकर भी कुछ साफ कर पाए, क्योंकि एक गोली उसका दिमाग नहीं चलने देगी और दूसरी उसका गुस्सा बहाती रहेंगी जो निकलेगा धनुषी पर। कैलाश जी वहां से अपने रूम में चले गए। सुनैना ने प्रणव को फोन लगाया और बोली, आग्नेय यहां से निकल गया, अब आगे तुझे ही संभालना है। प्रणव ने बेड पर लेटी धनुषी को देखा और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, इस बार सब कुछ सही निशाने पर लगेगा, यहां से दोनों की बर्बादी की कहानी शुरू होगी। आग्नेय अपने गार्ड्स के साथ उसे मेघालय के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। आग्नेय का गुस्सा हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा था। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था, बिल्कुल क्रेजी तरीके से, लेकिन उसे धनुषी की कहीं कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो प्रणव की हर प्रॉपर्टी, हर फार्म हाउस को छान मार रहा था। रात के 11 बज चुके थे लेकिन धनुषी का कोई अता पता नहीं था। उधर दूसरी तरफ धनुषी की जब आंख खुली तो वो एक कमरे में बंद थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वहां ना कोई बालकनी थी और ना ही कोई खिड़की। धनुषी डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी, वो भी बाहर से बंद था। धनुषी दरवाजा पीटते हुए बोली, दरवाजा खोलो, मुझे यहां से जाना है, खोलो इसे। प्रणव 5 मिनट बाद वहां आया। उसने डोर ओपन किया और बोला, तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, मुझे तुम्हें एक न्यूज देनी है। प्रणव 5 मिनट बाद वहां आया। उसने डोर ओपन किया और बोला, तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, मुझे तुम्हें एक न्यूज देनी है। धनुषी उसकी बातों को इग्नोर कर गुस्से से बोली, मिस्टर शाह, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मुझे जाने दो, वरना अगर आग्नेय को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। प्रणव को पहले तो गुस्सा आया, फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नहीं, इस बार तुम्हारा होगा। वो तुम्हें मेघालय के कोने कोने में ढूंढ रहा है, शायद कुछ ही देर में यहां भी पहुंच जाए, और उसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसलिए तुम्हारे पास उससे बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मैं। मुझे अपना लो और चुपचाप मेरे साथ चलो, और जब आग्नेय आए तो उससे कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। आई प्रॉमिस, उसके बाद वो तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। धनुषी प्रणव को उंगली दिखाते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ करने वाली, और मुझे पता है आग्नेय मुझ पर बिल्कुल शक नहीं करेगा। प्रणव धनुषी के कान की तरफ झुकते हुए बोला, तो फिर उस दिन क्या हुआ था? प्रणव फिर से सीधा खड़ा हुआ और बोला, तुम उसके लिए सिर्फ उसकी जिद हो, इसलिए उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुमसे तुम्हारी परमिशन भी नहीं ली, और अब वो कुछ दिनों बाद मेरी बहन से शादी करेगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। धनुषी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। प्रणव अपने कपड़े निकालते हुए बोला, ये सब झूठ है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सिर्फ उसकी जिद हो, एक चैलेंज हो, क्योंकि हर लड़की उससे शादी करना चाहती है और तुम उससे दूर जाना चाहती हो, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। धनुषी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धनुषी ने दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। धनुषी वहां से भागने को हुई, लेकिन प्रणव ने उसका पल्लू पकड़ लिया। धनुषी ने अपनी साड़ी पकड़ी और बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं कह रही हूं ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। प्रणव ने धनुषी को अपनी तरफ खींचा और बेड पर धक्का दे दिया। नीचे आग्नेय की कार आकर रुकी। वो पूरे फार्म हाउस में धनुषी और प्रणव को ढूंढने लगा। उसे ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी, इसलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। प्रणव बेड पर धनुषी के ऊपर आ गया। उसने धनुषी के कंधों को पकड़ रखा था। धनुषी के दोनों हाथ प्रणव की चेस्ट पर थे, वह उसे धक्का दे रही थी, वहीं उसका पल्लू दूसरी तरफ गिरा हुआ था। धनुषी और प्रणव के होंठ बहुत पास थे। प्रणव बोला, शो देखने के लिए तैयार हो? धनुषी को कुछ समझ नहीं आया। तभी रूम का डोर एक जोर की आवाज के साथ खुला। धनुषी ने डोर की तरफ देखा तो वहां आग्नेय खड़ा था। उसे देखते ही धनुषी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी उस चमक की जगह डर ने ले ली जब उसकी नजरें आग्नेय की गुस्से भरी लाल नजरों से मिली। आग्नेय ने दोनों की हालत और पोजीशन देखी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से दांत पिसते हुए सरकास्टिकली बोला, लगता है मैंने गलत टाइम पर आकर तुम दोनों का इतना अच्छा पल बर्बाद कर दिया। धनुषी नामे सिर हिलाने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आग्नेय अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम तो बड़ा अच्छा गेम खेल रही हो, कभी मेरे साथ तो कभी इसके साथ। धनुषी ने प्रणव को धक्का दिया और खड़े होते हुए बोली, तुम गलत समझ रहे हो, इसने मुझे किडनैप किया और फिर यहाँ ले आया। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। प्रणव इनोसेंट बनते हुए बोला, धनुषी तुम झूठ क्यों बोला रहे हो? तुम खुद यहाँ मेरे साथ आए हो। याद करो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें आग्नेय से छुटकारा चाहिए। वह तुम पर हमेशा बंदिशें लगाकर रखता है। तुम मेरे साथ यहाँ से भाग जाना चाहती हो, वो भी बहुत दूर।
धनुषी हैरानी से प्रणव की तरफ देखने लगी। वह उसकी तरफ बढ़ी और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सारी बातें तुमने मुझसे कही थी और तुम अब सब कुछ मुझ पर डाल रहे हो। धनुषी आग्नेय की तरफ गई और उसका कोट पकड़ते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना, तो फिर मैं क्यों ऐसा करोगी? आग्नेय उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम किससे प्यार करती हो या क्या और किसे चाहती हो, उसने प्रणव की तरफ देखते हुए कहा। धनुषी को तो आग्नेय की ऐसी बातों और नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। आग्नेय पंजों के बल उसके पास बैठा और उसका चेहरा कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे इतनी बार प्यार से कहा कि तुम इस आदमी से दूर रहना, और तुम तो इसी के साथ यहाँ गुलचचरे उड़ा रही हो। लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अब से सिर्फ तुम्हारे अंदर मेरा डर ही रहेगा और कुछ नहीं। धनुषी की आंखों से आंसू बह गए। वो बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम आग्नेय हो, क्योंकि वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में कोई और ही है। आग्नेय ने गुस्से में उसके बाल पकड़े और उसके बालों से ही उसे उठाते हुए बोला, तुम्हें मैं बताता हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेंगी, वो भी बहुत बुरी, इतनी कि तुम्हें दर्द के अलावा कुछ याद ही नहीं होगा। वो उसे वहां से घसीटते हुए ले गया और ले जाकर कार में धकेल दिया। प्रणव ये सब बालकनी से देख रहा था। उसके होठों पर एक शातिर स्माइल थी। वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर आ गया। उसने फोन उठाया और सुनैना को कॉल लगाते हुए बोला, वो यहाँ से निकल गया है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ होगा। प्रणव ने फोन रखा और बेड पर से धनुषी की खुशबू सूंघते हुए बोला, साला 2 मिनट बाद आ जाता तो क्या हो जाता, मैं उसे किस करने ही वाला था। आग्नेय की कार मेंशन आकर रुकी। वो बाहर निकला। उसने धनुषी की बाह पकड़कर जबरदस्ती कार से निकाला और अपने रूम में ले गया। हॉल में सभी लोग बैठे ये सब देखकर हंस रहे थे। कैलाश जी बोले, कुछ ही दिनों में हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट जाएगा। आग्नेय वन को सीधा बाथरूम में लेकर गया और उसे ठंडे पानी से भरे बाथटब में धक्का दे दिया। एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा पानी। धनुषी ठंड से कांप उठी, वहीं उसकी आह भी निकल गई। आग्नेय के इस तरह धक्का देने से धनुषी के सिर के पीछे लगी थी, जिससे हल्का हल्का खून निकलने लगा था, लेकिन इससे आग्नेय को कोई फर्क नहीं पड़ा। आग्नेय ने धनुषी का चेहरा कसकर पकड़ा और बोला, खुद को अच्छे से साफ करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शरीर के किसी भी कोने पर उसकी छुअन रहे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आग्नेय आर्यन को धोखा देने का नतीजा क्या होता है। धनुषी का सिर चकरा रहा था, उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। आग्नेय ने जब देखा कि धनुषी खुद को साफ नहीं कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। आग्नेय खुद वहीं कर धनुषी को साफ करने लगा। वो धनुषी के बहुत बेदर्दी से साफ कर रहा था, जिससे उसकी गोरी स्किन लाल पड़ गई। धनुषी को बहुत दर्द और जलन हो रहा था, जिससे वो खुद को आग्नेय की पकड़ से छुटाने के लिए रोने लगी। आग्नेय बोला, जब तुम उसके साथ थी तब तो उससे छुटने के लिए नहीं झटपटा रही थी, और अब जब मैं तुम्हें छू रहा हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। धनुषी रोते हुए बोली, तुम मुझे हट कर रहे हो, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आग्नेय ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, अब तुम्हें इस दर्द की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये दर्द हमेशा मिलेगा। 2 घंटे बाद आग्नेय ने उसे बाथटब से खड़ा किया और शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। इस वक्त धनुषी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ था, कहीं कहीं से तो हल्का सा खून भी दिख रहा था। आग्नेय बोला, जब तक मैं नहीं कहता तुम यहां से हिलोगी भी नहीं। आग्नेय अपनी सिगरेट जलाता हुआ वहां से चला गया। वही धनुषी खड़ी वहीं कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस वक्त धनुषी की आंखों में आग्नेय के लिए नफरत पनपने लगी थी। आग्नेय वहां से नीचे गया। कैलाश जी बोले, तुमने उसके साथ क्या किया आग्नेय? आग्नेय सिगरेट का एक कस लेते हुए बोला, वही जो उसके साथ करना चाहिए। सुनैना उसके पास गई और उससे चिपकते हुए बोली, आग्नेय, जब वो तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? आग्नेय सुनैना से बोला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदगी भर यूं ही सजा मिलेगी, मैं उसे जीते जी नरक के दर्शन करा दूंगा। आग्नेय वहां से बाहर की तरफ चला गया। सुनैना चिढ़ते हुए बोली, ये अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ मुझसे शादी करने के लिए? कैलाश जी अपने रूम की तरफ जाते हुए बोले, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत जल्द वो तुमसे शादी भी करेगा और बच्चे भी, तुम बस देखती जाओ। आग्नेय कार में बैठा और वहां से निकल गया। आग्नेय की कार प्रणव के फार्म हाउस आकर रुकी। प्रणव अंदर एक लड़की के साथ था। आग्नेय ऊपर गया और जाकर रूम का डोर ओपन कर दिया। प्रणव गुस्से से पलटते हुए बोला, कौन है जो मुझे इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है? प्रणव ने जैसे ही आग्नेय को देखा वो डर गया। वहीं वो लड़की आग्नेय को देखती ही रह गई। आखिर आग्नेय था ही इतना हैंडसम।
लेकिन जैसे ही आग्नेय ने उस लड़की को देखा वो डर गई। उसने अपने कपड़े उठाए और वहां से निकल गई। प्रणव बेड पर बैठा उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। उसने आग्नेय की तरफ देखा और अपने डर पर काबू पाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे जबरदस्ती नहीं आनते? आग्नेय बिना कुछ बोले उसे ही देख रहा था। प्रणव ने आग्नेय के जाने के बाद सोचा भी नहीं था कि वह वापस आएगा। उसे तो यही लग रहा था कि आग्नेय धनुषी को टॉर्चर करेगा और फिर धनुषी उससे नफरत करने लगेगी, जो वो चाहता था। लेकिन ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। उसने कभी ऐसा तो सोचा ही नहीं था। प्रणव खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम यहाँ से खुद जाओगे या मैं धक्के मारकर निकालूं? आग्नेय ने बाहर की तरफ देखा तो आग्नेय के कुछ गार्ड्स अंदर आए। उन्होंने प्रणव को उठाया और वहां से ले जाने लगे। प्रणव उनसे छुटने की कोशिश करते हुए बोला, आग्नेय तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। और एक बात याद रखना, धनुषी सिर्फ मेरी है, मैं उसे तो हासिल करके ही रहूंगा। आग्नेय प्रणव के मुंह से धनुषी का नाम सुनकर भड़क गया था। वह जाकर लिविंग रूम में काउच पर किसी गॉड ऑफ डेथ की तरह बैठ गया। उसका ऑरा बहुत खतरनाक था जिससे प्रणव डर रहा था, लेकिन ये बात वो अपने फेस पर नहीं आने दे रहा था। आग्नेय बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के करीब जाने की, ये जानते हुए भी कि आग्नेय आर्यन किस बला का नाम है? प्रणव हंसते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। वो मुझसे प्यार करती है और तुम कब तक उसे रोकोगे? एक दिन वो मेरी हो ही जाएगी। आग्नेय खतरनाक तरीके से बोला, और अगर तुम ही ना रहे तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। ऐसी नौबत आए उससे पहले ही मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। प्रणव को कुछ समझ आया। आग्नेय डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें ही मार दूंगा जिससे ये दिन कभी नहीं आएगा। और उसके बाद धनुषी का एक एक दिन किसी खेल से कम नहीं होगा जहां उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रणव खुद की मौत की बात सुनकर डर गया। वह बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रणव ने एक गार्ड की इंच छीनी और आग्नेय पर तान दी। आग्नेय वहां से एक इंच भी नहीं हिला। वो उसे ही देख रहा था। आग्नेय की गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर प्रणव कांप रहा था। आग्नेय के एक गार्ड ने उससे गन छीन ली। आग्नेय खड़ा हुआ प्रणव की तरफ जाने लगा। वहीं प्रणव अपने कदम पीछे ले रहा था। वो पीछे चलते चलते गिर गया। आग्नेय ने उसके एक हाथ को अपने पैर से दबा दिया और बोला, तुमने इन्हीं हाथों से इसे छुआ था ना? क्या हो अगर तुम्हारे हाथ में काट दूं? प्रणव डर से अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे जाने दो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तुम्हें धनुषी के साथ जो करना है कर लो। आग्नेय के एक गार्ड ने उसे एक नाइफ पकड़ा दिया। आग्नेय उसकी धार देखते हुए प्रणव के पास बैठ गया। उसने सबसे पहले उसकी एक उंगली काट दी जिससे उस फार्म हाउस में उसकी आवाज गूंज उठी। उसकी चीखें सुनकर आग्नेय को मजा आ रहा था। उसने उसकी दूसरी अंगुली भी काट दी। वह एक एक कर उसकी सारी अंगुली काट रहा था। वही प्रणव की चीखें उस फार्म हाउस में गूंज रही थी। आग्नेय ने उसकी उंगलियां काटने के बाद उसकी कलाई काट दी। वह वहीं नहीं रुका, उसने उसका पूरा हाथ काट दिया। आग्नेय ने सेम प्रोसेस दूसरे हाथ पर की। आग्नेय की क्रूएलिटी देखकर उसके गार्ड भी डर गए थे। प्रणव से दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गया। आग्नेय बोला, इसे उठाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।